नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर लेलिन फॉलेन वर्ल्ड ऑफ द गॉड में अपनी ताकत को यहाँ पर दिखा चुका था। सिर्फ 26 साल की उम्र में 5000 पायरेट के साथ मिलकर उसने 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले देवांश आइसलैंड को जीत लिया। उसने सेक्रेटिज एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वहाँ अपना नया देश और अपना नया राज्य स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, लेलिन अब एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहा, बल्कि एक डेमीगॉड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, एक नया एम्पायर बनाना सिर्फ जंग जीतने जितना आसान नहीं होता। राज्य चलाने के लिए ज़रूरी होती है पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, फेथ और प्लानिंग। तो आखिर क्या अपने लेलिन नए एम्पायर को कैसे संभालता है, देखते हैं आगे। स्टोरी शुरू होती है कैलेंडर ऑफ द गॉड्स ईयर 37,671 से नए बने फॉलेन सिटी में एक बहुत ही शानदार और लग्जरियस घोड़े की गाड़ी चैरियोट चल रही है। इस चैरियोट के आसपास इलाइट डेविल हंटर और नेटिव नाइट का एक बड़ा सा काफला है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके कवच, आर्मर और यहाँ पर एक जाइंट सरपेंट विशालकाय सांप का सिंबल बना हुआ है, जो अब इस नए रॉयल फैमिली और लेलिन के साम्राज्य की पहचान है। गाड़ी के अंदर हमारा हीरो लेलिन बैठा हुआ है। वो चैरियोट का पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बाहर हरियाली छाई हुई है। खेती के लिए जमीन को जोता जा रहा है। लेलिन एक गहरी सांस लेता है और यहाँ पर संतुष्ट होकर बोलता है, प्लेग मतलब महामारी खत्म हो चुकी है और लोग अब यहाँ पर स्प्रिंग के लिए जमीन पर खेती शुरू कर रहे हैं। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेलिन के पास ही उसकी सेंटेस बारबरा और कुछ बेहद खूबसूरत मेड घुटने के बल बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में लेलिन के लिए एक अलग ही दीवानगी, श्रद्धा दिख रही है। लेनिन की बनाई हुई जायंट सर्पेंट चर्च का एक ही नियम था, इस एम्पायर पर गॉड के खून का ही राज होगा। इसी नियम के तहत जैसे ही ये नया देश बना था, देवेंक्स आइसलैंड की 20 सबसे शुद्ध और खूबसूरत लड़कियों को महल में भेज दिया गया था। लेनिन ने इन सब चीज़ों को कभी मना नहीं किया। एक तो ये उसके स्टेटस को सूट करता था और दूसरा वो अपने लोगों के बीच अपनी ताकत और फिजिकल प्रेजेंस को दिखाना चाहता था, ताकि नेटिव लोगों का विश्वास और फेथ उस पर और गहरा हो। गाड़ी में बैठी सेंटेस बारबरा बाहर के खेत देखकर बोलती है, योर हाइनेस, ये एम्पायर की सबसे फर्टाइल उपजाऊ जमीन है और कैपिटल के पास भी है। इनका ऐसा प्रोग्रेस दिखाना जाहिर सी बात है। लेलिन अपने वर्शिपर की यहाँ पर चालाकियों को अच्छी तरह समझता था। वो बारबरा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। लेनिन जानता था कि महामारी ने उनकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया था, लेकिन सेक्रेटरीज एम्पायर के पुराने रिसोर्स और खेत की वजह से अब यहाँ पर चीज़ें आपस में वापस नॉर्मल हो रही हैं और लोग आकर यहाँ पर मतलब ना बस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूलर के रूप में लेनिन दिमाग से सोचने लगता है। वो अपनी थोड़ी पर यहाँ पर चिन पर हाथ रखते हुए मनी मन में कैलकुलेट करता है। एक एम्पायर की ताकत, उसका फैसला उसकी पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, मिलिट्री और सबसे ज़रूरी फेथ से होता है। लेनिन के पास कैपिटल में 50,000 मिलिट्री सोल्जर तैनात थे। आइसलैंड पर कुल 9 लाख लोग थे, तो 50,000 की फौज एक बेहद मजबूत मिलिट्री स्टैंड थी। लेजिमेट मिलिट्री का तो कोई इशू नहीं था, लेकिन दिक्कत थी फाइनेंस और फेथ की। फेथ के मामले में लेनिन ने आइसलैंड के पुराने नेटिव टोटेम स्पिरिट और नेचर यहाँ पर स्पिरिट को पहले ही कुचल दिया था। जो उसकी बात नहीं मानते थे, उन्हें उनकी ट्राइब के साथ ख़त्म कर दिया गया। बाकी बचे हुए स्पिरिट जैसे कि गोल्डन स्कॉर्पियन अब लेनिन का गुलाम बन चुका था। आइसलैंड के 80% लोगों का फेथ अब सीधे लेनिन और उसकी जाइंट सर्पेंट चर्च को जाता था, जबकि बाकी 20% बचे हुए नेचर स्पिरिट के बीच बँटा था। लेनिन इस बात से काफ़ी खुश था, क्योंकि अब वो एक डेमिगॉड था। उसके प्रीस्ट के पास डिवाइन स्पेल, दैविक शक्तियाँ थीं, जिनकी तुलना नेटिव शामान्स कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन गवर्नेंस में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी,
लेनिन के साथ आए हुए आउटसाइडर पायरेट की संख्या सिर्फ 5,000 के आसपास थी, जबकि वहाँ के नेटिव चीफ और लोकल नोबल्स लाखों में थे। डिफरेंस का एक बहुत बड़ा ना तालाब जितना बड़ा था। लेनिन जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो अगले 30 साल में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वापस नेटिव के हाथ में चला जाएगा। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के 2 तरीके थे, फॉलेन आइसलैंड से और नए लोगों को लाना या फिर नेटिव लोगों को मारना। लेकिन लेनिन कोई आम पागल राजा नहीं था, वो एक गॉड बनने की रास्ते पर था। उसके लिए नेटिव अब दुश्मन नहीं, बल्कि पावर ऑफ द फेथ के सोर्स थे। उन्हें मारने का मतलब था अपना ही फेथ कम करना। लेनिन खुद से धीरे से बोलता है, दुनिया में कोई भी एम्पायर अमर नहीं होता, लेकिन गॉड्स की उम्र बहुत लंबी होती है। उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्य नेटिव चलाए या आउटसाइडर, जब तक उसे उसकी पावर ऑफ फेथ मिलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वक़्त लेनिन के दिमाग में एक फ़ेमिलियर साउंड गूंजती है, बिप। एआई चिप का प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर आता है, बिप, रिस्पॉन्स टू टुडे, प्रेयर कंप्लीट, हैंडल अ टोटल 3,48,761 केसेस। मतलब यहाँ पर ना, ये सीन एआई चिप की असली ताकत को दिखाता है। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में एक भगवान या डेमी गॉड को हर दिन अपने लाखों वर्शिपर की प्रार्थनाओं को सुनना पड़ता है और उन्हें डिवाइन स्पेल ग्रांट करने पड़ते हैं। हालांकि लेनिन का डिवाइन सोल अब बेहद फास्ट था, लेकिन फिर भी हर दिन 9 लाख से ज़्यादा लोगों की बातें सुनना किसी भी गॉड को थका देता और उनका टाइम वेस्ट करता। बड़े बड़े ट्रू गॉड को इस काम के लिए सब गॉड या अवतार रखने पड़ते थे, लेकिन लेनिन के पास उसका सबसे बड़ा चीट कोड था, एआई चिप। ये चिप सारे बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड सेरेब्रल टास्क को सेकंड में हैंडल कर लेता था। इससे ना सिर्फ लेनिन का वक्त बचता, बल्कि उसे किसी दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एआई चिप उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। एआई चिप के रिपोर्ट देखकर लेनिन के चेहरे पर एक शानदार स्माइल आ जाता है। अब आता है यहाँ पर एक्साइटिंग। लेनिन पेट्रोल खत्म करके अपनी कैपिटल के मेन हेडक्वार्टर पर पहुंचता है। ये जगह पहले नेटिव गॉड अकावान का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था, जिसे अब जाइंट सर्पेंट चर्च का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। लेनिन उस पुराने अल्टर के पास जाकर खड़ा होता है। वहाँ पेडेस्टल पर एक विशालकाय ऑब्साइडियन स्टोन काला पत्थर रखा हुआ था। ये दिखने में एक मेटेलिक लस्टर वाले काले ब्लैक ब्रिक जैसा लगता है, लेकिन लेनिन की शार्प डिवाइन सेंसेस ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम पत्थर नहीं था। जब तक आकाबान का स्टैचू वहाँ था, ये पत्थर छुपा हुआ था, लेकिन आकाबान की मौत के बाद यह बाहर निकल आया। लेनिन अपना हाथ उस काले पत्थर पर रखता है और अपनी डिवाइन विल को उसके अंदर भेजता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे एक विशाल स्पेस का एहसास होता है। उस स्पेस में डिवाइन एनर्जी बह रही थी, जो अब धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, और उस स्पेस के अंदर हजारों, लाखों की संख्या में ट्रांसोलेंट सोल सो रही थीं। लेनिन हैरान होकर सोचता है, ये तो अकावान के फॉलोअर की आत्माएं हैं। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे एक सेमी प्लेन मिल गया जो इन आत्माओं को होल्ड कर रहा है। ये भले ही बड़ा ना हो, लेकिन किसी भी डेमीगॉड वेपन यहाँ पर हजार गुना बेहतर है ये। समझते हैं कि ना, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। डेमीगॉड के पास अपना खुद का डिवाइन किंगडम नहीं होता। इसलिए जब उनके सच्चे भक्त मरते हैं, तो उनकी आत्माओं को रखने के लिए वो स्पेशल वेपन या कंटेनर बनाते हैं। लेकिन अकावान इतना लकी था कि उसे एक पूरा का पूरा सेमी प्लान मिल गया था। लेनिन जब उस सेमी प्लान को इंस्पेक्शन करता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस काले पत्थर के अंदर 1 या 2 नहीं, बल्कि कम से कम 2, 10 लाख, 1 मिलियन सोल मौजूद थी। ये 10 लाख आत्माएँ कोई आम आत्माएँ नहीं थीं। सेंचुरीज़ से सेक्रेटरीज़ एम्पायर के जितने भी सबसे डेवोट कट्टर वर्शिपर थे, अकावान ने उनकी आत्माओं को इस सेमी प्लान में कलेक्ट किया था। अकावान के मरने के बाद बहुत सी आत्माएँ नष्ट हो गई थीं, लेकिन जो बची थीं वो पूरे आइसलैंड की सेंचुरीज की सबसे बेस्ट सोल एसेंस थी। लेनिन एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ये होती है एक ट्रू गॉड की असली ताकत और एक्युमुलेशन। उनके सामने मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। हालांकि ये आत्माएं लेनिन के किसी काम की नहीं थीं, क्योंकि वो अकावान की पूजा करती थीं।
अगर लेनिन चाहे तो उन्हें डिस्ट्रॉय करके उनका सोल ओरिजिन ले सकता था, लेकिन वो बेहद वेस्टफुल होता। लेनिन के लिए इस पूरे हमले के सबसे बड़ा रिवॉर्ड कोई गोल्ड या लैंड नहीं, बल्कि ये सेमी प्लान खुद था। एक ऐसा स्पेस जिसे वो अब अपने तरीके से यूज़ कर सकता था और अपने खुद के वर्शिपर की आत्माओं को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस बना सकता था। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में जब भी ना कोई मॉर्टल डेमीगॉड बनता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। पहला है फेथ, दूसरा है डिवाइन रोल और एक डिवाइन किंगडम। ट्रू गॉड का असली शरीर उनके डिवाइन किंगडम में ही होता है, लेकिन एक नया डिवाइन डिवाइन किंगडम बनाना बेहद मुश्किल काम होता है। लेनिन के पास अभी से एक सेमी प्लान था, जिसे उसकी मेहनत का काफ़ी काम मतलब ना आसान होने था। लेनिन उस सेमी प्लान के अंदर खड़ा होता है और सोचता है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पर मैं इस जगह को अपने फॉलोअर की सोल को स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले अकावान के पुराने फॉलोअर और उसके वफादार स्पिरिट को यहाँ से साफ करना होगा। जैसे ही लेलिन अपनी गोल्डन डिवाइन पावर को रिलीज करता है, पूरा सेमी प्लान कांपने लगता है। अकावान के पुराने मार्क्स मिटने लगते हैं, जिससे वहाँ मौजूद पावरफुल नेटिव सोल्स अलर्ट हो जाते हैं। अचानक सुनहरी आग लपटे यहाँ पर एकदम लपटने लगती हैं और 3 ऑफ नेटिव वैलिएंट स्पिरिट यहाँ पर आकाश में उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। ये सेक्रेटिज एम्पायर के पुराने एम्परर और महान योद्धा थे। वो आत्माएं लेनिन को घूर कर गुस्से में चिल्लाते हैं, कौन हमारे मालिक के देश में घुसने की जरूरत कर रहा है? ओए झूठे भगवान, ये तुम्हारी जगह नहीं है। लेनिन उन्हें देखकर ठंडी सांस लेता है। आकावान पहले ही मर चुका है। तुम जैसे पुराने जमाने के लोग अब इतिहास के ट्रैश में जाने के काबिल हो। लेनिन जैसे ही अपना चांट शुरू करता है, उन सारे वैलिएंट स्पिरिट की शक्ति टूटने लगती हैं। उनका स्पिरिचुअल बॉडी बिखरने लगता है। लेनिन का एक बेहद खौफनाक ऑरा पूरे स्पेस में एक्सप्लोड होता है। एक भगवान के खिलाफ जाने की इतनी हिम्मत! और बस कुछ ही सेकंड में अकावान के वो आखिरी वफादार योद्धा हवा में गायब हो जाते हैं। उनकी ताकत अकावान की डिवाइन फोर्स पर टिकी थी और उसके मरने के बाद वो लेनिन के सामने एक तिनके के बराबर थे। सारे रेजिडेंट्स को खत्म करने के बाद बची हुई लाखों आत्माएं बेहोश या गहरी नींद में चली जाती हैं। लेनिन सेमी प्लान के बीच में एक बड़ा ब्लैक होल क्रिएट करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया हो। बची हुई सारी आत्माओं को वो ब्लैक होल खींच लेती हैं और अंत में लेनिन के हाथ में एक गोल्डन क्रिस्टल बॉल आ जाता है, जिसके अंदर लाखों आत्माओं छोटे छोटे टैप होल्स की तरह तैर रही होती हैं। लेनिन यहाँ पर ना उस बैंगर और डेसोलेट बंजर सेमी प्लान को देखता है, तो उसे पसंद नहीं आता। लेनिन अपनी दैविक शक्ति को कमांड देता है, डिवाइन फोर्स चेंज रियलिटी। वो आगे बोलता है, आई कमांड लेट देयर बी लाइट। जैसे ही वो बोलता है, मैजिकल रोशनी पूरे यहाँ पर चीरते हुए यहाँ पर सब अंदर न जाने लगती हैं। और वो आगे बोलता है, आई कमांड लेट देयर बी वाटर। सूखी जमीन अचानक फटने लगती हैं, झरने और नदियां बहने लगते हैं और बड़े लेक्स और सीज बनने जाते हैं। और यहाँ पर विथ द वाटर मस्ट कम प्लेन लाइफ, और यहाँ पर प्लांट लाइफ भी आ जाता है। यहाँ पर एकदम ना सूखी जमीन पर ना छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा सेमी प्लान घने जंगल और हरियाली से भर जाता है। ये सीन बिल्कुल एक भगवान के दुनिया बनने जैसा था। रियलिटी को बदलना इतना आसान नहीं था और लेनिन को थोड़ी थकान होने लगती है। वो अपनी स्लीव हिलाता है और हजारों मिल्की वाइट सोल्स को उस नए बने दुनिया में गिरा देता है। ये उसके नए वर्शिपर थे, नेटिव पायरेट और कुछ डेविल्स। वो सभी लेनिन के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और प्रेयर शुरू करते हैं। यस मास्टर, आप ही इस दुनिया के जाइंट सरपेंट हैं जो सभी आत्माओं को एकदम गाइड करते हैं। लेनिन खुद से बोलता है, वर्शिपर फेथ देते हैं और गॉड्स उनकी सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, यही नियम है। लेकिन लेनिन जानता था कि यह सेमी प्लान सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। बिना डिवाइन किंगडम के आत्माएं जिंदा दिन ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं रह सकती। साथ ही उसे हेल्म
मिडल गॉड ऑफ प्रोटेक्शन जैसी पावरफुल गॉड से भी बचकर रहना था, जो फॉल्स गॉड को खत्म करने के लिए जाने जाते थे। इसी बीच कहानी का फोकस बदलता है समुंदर के तट की तरफ। समुंदर की लहरों के बीच एक बेहद ही शानदार और विशालकाय फ्लीट जहाज का काफला आगे बढ़ रहा था। उनके सबसे बड़े वॉरशिप के टॉप पर एक चमकता हुआ बड़ा गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का झंडा लहरा रहा था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था गोल्ड शिप, जो कि गॉडेस ऑफ द वेल्थ वेकुन की सबसे खास गोल्ड प्रिटिस जीना का था। जहाज के आगे खड़ी प्रिस्टेस जीना, वो एक वाइट डियर स्कोन कोट पहने हुए थी, समुंदर को देखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी गॉडेस वेकुन ने उसे एक डिवाइन कमांड आदेश दिया था। नेटिव आइसलैंड पर एक नया जाइंट सरपेंट चर्च उभर रहा है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। गो, सो गॉड विल फट ऑब्जर्व केयरफुली। जीना पोर्ट वेनिस की अमीर मंडी को छोड़कर इस खतरनाक नेटिव सी रीजन में सिर्फ अपनी गोडेस के आदेश पर आई थी। जीना के दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। गोडेस ने हिंट दिया था कि इस नए नेटिव एम्पायर के कनेक्शन पोर्ट वेनिस से हैं, और जीना की फीमेल इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है, फॉलन फैमिली का यंग मास्टर लेलिन फॉलन। तभी जहाज के ऑब्जर्वेटरी टावर से सेलर चिल्लाता है, अहेड, वे शिप, एनिमी शिप। जीना को लगा कि शायद नेटिव की छोटी नावीन मतलब छोटी छोटी कैनियंस होंगी, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। समुंदर से टेंस ऑफ जाइंट वॉरशिप निकलकर उन्हें घेरने लगती हैं, और उन सारे वॉरशिप को लीड कर रहा था एक विशालकाय पायरेट शिप, जिसके टॉप पर एक खौफनाक ब्लड रेड स्कल एंड डैगर का झंडा लहरा रहा था। ये देखकर जीना ना, जैसे ही वो लाल झंडा देखती है, उसकी सांस अटक गई है। द स्कारलेट टाइगर, आउटर सीज के सबसे खौफनाक पायरेट, क्या ये उनका बेस है? जीना जानती थी कि स्कारलेट टाइगर की लीडर डॉटर ऑफ द ड्रैगन रोविन और एक लेजेंडरी सोसरर थी। और सबसे बड़ी बात, स्कारलेट टाइगर के रिश्ते फॉलन फैमिली के साथ बेहद गहरे थे। जीना ने एक गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और ऑर्डर दिया, हमारा बैनर दिखाओ, हम दुश्मन नहीं हैं, गुडविल का पैगाम लेकर आए हैं। दूसरी तरफ स्कारलेट टाइगर के मेन शिप पर रोनाल्ड खड़ा था। उसने अपना कॉपर टेलीस्कोप नीचे किया और अपने होठ चबाते हुए बोला, एह, ये कितनी आसानी से डर गए। मैं तो गॉडेस ऑफ द वेल्थ के जहाज को लूटने का प्लान बना रहा था। रोनाल्ड ने अपने डिकॉइट पायलट को वार्निंग दी, इन्हें पोर्ट पैडो लेकर चलो, सबकी चेकिंग करो, ध्यान रहे हम अब इस एम्पायर की नेवी हैं। अगर किसी ने पुरानी डकैती वाली हरकत की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पायरेट्स हंसने लगते हैं, लेकिन उनके साथ जो नेटिव सेलर थे, वो अब बेहद इज्जत से काम कर रहे थे। एम्पायर की एक पावरफुल नेवी तैयार हो रही थी, और रोनाल्ड का दिल उम्मीद से भर गया था। यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ना, प्रिस्टेस जीना और उसके लोगों को रहने के लिए पोर्ट के पास एक कच्चा स्टोन बिल्डिंग दिया जाता है। हालांकि ये इमारत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन आसपास के नेटिव ग्रास रूट उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी थी। जीना जब बाहर मार्केट को देखती है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है। ये पोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहाँ ट्रेड करेंसी पैसे नहीं, बल्कि बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान से चल रहा था, और सामान को मिट्टी के मटकों में बेचा जा रहा था। गॉडेस ऑफ द वेल्थ की एक प्रिस्टिस के लिए ये सब देखना एक तरह से अपमान जैसा था। लेकिन जीना के साथ आए अटेंडेंट जब नेटिव को लेजी और गंदा बोलते हैं, तो जीना उन्हें टोकती है। जीना ने नोटिस किया था कि हालांकि ये नेटिव गरीब हैं, लेकिन उनके सारे गहने शुद्ध सोने के बने हुए हैं। गोल्ड प्रिस्टेस की नज़र में ये एक सोने की खान थी। अगर इस आइसलैंड पर ट्रेड डेवलप हो जाए तो गॉडेस ऑफ द वेल्थ को बेशुमार फायदा होगा। उस रात डिनर में उन्हें नेटिव को करी राइस मिला, मिला जो बनाना लीव्स पर सर्व किया गया था, केले के पत्ते में दिए गया था करी राइस। और यहाँ पर डिनर खत्म होने के बाद जीना ने अपने रूम में एक हाई रैंक्ड
थिप जासूस को बुलाया ताकि आइसलैंड के बारे में इंटेल ले सकें। जीना पूछती है, क्या डिस्कवरी हुई? कुछ पता चला? थिप की आवाज़ ना किसी बात जैसी ना एकदम खूंखार थी। वो बोलता है, ब्लेसिंग की वजह से नेटिव को सीक्रेट रखना नहीं आता। उनके लेजेंड और यहाँ पर गांव में कुछ ज़रूरी बात चली है। जीना यहाँ पर बोलती है, बताओ। यह पहले सेक्रेटिज एम्पायर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हाल ही में वेस्ट मेनलैंड से फेयर स्किन्ड गोल्ड लिविंग आए और उन्होंने इस एम्पायर को तबाह कर दिया। जीना मुस्कुराते हुए बोलती है, मेनलैंड से? उनकी संख्या कितनी थी? थीफ जवाब देता है, बेहद कम, टोटल 20,000 से भी कम। जीना ये सुनकर हंसने लगती है, 20,000 सेक्रेट? स्कारलेट टाइगर के पास भी इतने लोग हैं। एक नेटिव ट्राइब को हराकर 20,000 लोगों ने एम्पायर बना लिया। क्या मजाक है? लेकिन थिप बिना किसी स्माइल के ठंडे लहजे में बोलता है, और अगर आपको इस नेटिव एम्पायर की असली ताकत पता होती तो आप कभी नहीं हंसती। जीना थोड़ी सीरियस हो जाती है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? थीफ हैरान करने वाली बात बताता है कि नेटिव के हिसाब से इस एम्पायर के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाने में 50 दिन लगते थे। एम्पायर के पास हर शहर में हजारों ट्राइब्स थे और उनका प्रोटेक्टर खुद सन गॉड अकाबान था। कॉन्वर्सेस्टेटिव एस्टीमेट के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन 5 लाख से 10 लाख के बीच थी। जीना ये सुनते ही शौक हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। गॉडेस मतलब ना गुडनेस, 20,000 पायलट से मिलकर 10 लाख की आबादी वाले एम्पायर और उनके गॉड को हरा दिया। अगर वह 10 लाख सुअर भी होते तब भी तब भी उन्हें हराना नामुमकिन होता। थीफ आगे बोलता है, असली बात अभी बाकी है। उनके बीच एक बेहद खौफनाक प्लेग फैली थी। अचानक आकाश से एक विंग्ड सरपेंट, पंख वाला सांप उतरा। उसने एक होली वाटर दिया जिससे सभी नेटिव ठीक होने लगे। नेटिव ने उन फेयर स्किन्ड लोगों को भगवान का दूत समझा और उनका साथ दिया, जिससे सेक्रेटिज एम्पायर हार गया। जीना गहरी सांस लेकर सोच में डूब जाती है। विंग्ड सर्पेंट, प्लेग, क्या इसका कनेक्शन प्लेग मिस्ट्रेस से है? थिप बोलता है, नहीं, नहीं, प्लेग मिस्ट्रेस के पृष्ठ सिर्फ मारना जानते हैं, बचाना नहीं। थिप के जाने के बाद जीना अपने हाथ में गॉडेस वेकुन का होली क्रिस्ट पकड़कर एकदम प्रेयर करती है। स्कारलेट टाइगर, फॉलन फैमिली का लेजेंडरी विजार्ड, और ये विंग्ड सर्पेंट, इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है? मिस्ट्रेस, प्लीज मुझे गाइडेंस दो। और यहाँ पर दूसरी तरफ फॉलन सिटी के प्लेस में लेलिन अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। एआई चिप के जरिए लेनिन को प्रिस्टिस जीना के आने की सारी खबर मिल चुकी थी। लेनिन मन ही मन सोचता है, गॉडेस ऑफ द वेल्थ, पोर्ट वेनस में वही उनकी चर्च है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेरा ऑरा रिकॉर्ड किया होगा। देवेंक्स आइसलैंड को रिकवर करने के लिए ट्रेड जरूरी है। मिडल गॉड हेल्म से मिलने से बेहतर है कि हम वेकुन से मिलें, क्योंकि वो न्यूट्रल अलाइनमेंट की है। लेलिन जानता है कि देवेंक्स आइसलैंड के पास बेशुमार रिसोर्स हैं। अगर उन्हें मेनलैंड के ट्रेड नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाए तो उनकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ेगी। लेलिन तुरंत अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है, उनका स्वागत सबसे ज़्यादा इज्जत और शानो शौकत से किया जाए। उन्हें सोने और गोल्ड लीलन से ज़्यादा मतलब ना बर्तन गिफ्ट करो, जितने हो सके सोने के। प्लेस को फ्लोर पर एकदम सब कुछ कारपेट वारपेट बिछा दो। उन्हें मेरे महल में लेकर आओ। लेलिन ने सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि इस एम्पायर को गॉड भी था, मतलब गॉड भी था वो। उसके ऑर्डर को किसी किसी ने भी नहीं टाला। जीना और उसके लोग जब आइसलैंड के अंदर सफर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो नेटिव उन्हें बेशुमार गोल्ड और गिफ्ट देते हैं। उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। रास्ते में जीना देखती है कि पुराने कैपिटल को मतलब बड़ा कर कर एक विशाल इंपीरियल सिटी बनाया जा रहा था, जहां एक साथ 12 घोड़े दौड़ सकते थे। जीना सोचती है, इस कॉन्क्वर का एम्बिशन बहुत बड़ा है। नेटिव के लिए वो खून और मास केयर का सिंबल है, लेकिन मेरे लिए वो एक बेहद चालाक और ब्रेव लीडर है। ऐसा बंदा जो डेविल से भी ज़्यादा जालिम हो, स्लाय हो सकता है। जिना को इस कॉन्क्वेयर की ताकत से डर लगने लगता है। अगर गॉडेस वैकुन का प्रोटेक्शन ना होता तो वो कब की
ये आइसलैंड छोड़कर भाग चुकी होती। जीना को ये भी पता चल चुका था कि जायंट सर्पेंट चर्च के पृष्ठ डिवाइन स्पेल कास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब था कि इस चर्च के पीछे ज़रूर कोई फ़ॉल्स गॉड या डेमीगॉड खड़ा था। सफ़र ख़त्म होता है और जीना अपने यहाँ पर साथ एक साथ फैमिली फॉरेन की मतलब ना इम्पीरियल पैलेस के सामने पहुँचती है। ये महल पहले अकावन का मेन टेम्पल हुआ करता था, जिसे अब एक विशालकाय रॉयल पैलेस में बदल दिया गया था। महल के एंट्रेंस पर पूरे सोने की तरह चमक रहा था। जीना जैसे ही अंदर जाने लगती हैं, महल के दरवाज़ों पर तैनात इलाइट डेविल हंटर उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये नेटिव गार्ड लेनिन के सबसे लॉयल बॉडीगार्ड थे। उनकी हाइट, उनके शरीर का ऑरा और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि वो सभी हीरो लेवल योद्धा लग रहे थे। गार्ड अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, रुकिए, ये हमारे एम्परर का महल है। सिर्फ प्रिस्टिस जिना को ऑर्डर मतलब जाने का ऑर्डर परमिशन है। बाकी सभी एमर्सर्स बाहर रुकेंगे। जीना जब उन नेटिव डेविल हंटर की ताकत को महसूस करती है, तो उसका दिल डर से धड़कने लगता है। वो सोचती है, इन नेटिव के अंदर इतना पोटेंशियल है, ये गार्ड अकेले किसी भी छोटे शहर को तबाह कर सकते हैं। जीना अपने अटेंडेंस को बाहर रोकने का इशारा करती है। उनके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वो नहीं जानती थी कि अंदर थ्रोन पर कौन बैठा था। क्या वो कोई राक्षस है, कोई नेटिव गॉड है, या फिर मेनलैंड का वो छोटा-सा मास्टर लेनिन फॉलेन है। जीना एक गहरी सांस लेती है, अपने कपड़े ठीक करती है और अकेले उस विशालकाय गोल्डन गेट के अंदर कदम रखती है। सोने का विशालकाय दरवाजा खुलता है। सामने एक बेहद बड़ा और शानदार हॉल था, जो पूरी तरह से खाली था। जमीन पर बर्फ जैसी सफेद और सॉफ्ट यहाँ पर कारपेट बिछाई हुई थी। खिड़कियों पर सोने की कढ़ाई वाले लाल पर्दे लटक रहे थे। ये इस एम्पायर का मेन गवर्नमेंट हॉल था। हॉल में एक हल्की और शानदार खुशबू बह रही थी। जीना जब इस मतलब बहुत अच्छे कदम रखती है उसके अंदर, तो वो एक पल के लिए नॉस्टैल्जिक हो जाती है। तभी उसके कानों में एक शांत और मजबूत कदमों की आवाज़ पड़ती है। हॉल के दूसरे कोने से एक यंग आदमी आराम से चलकर अंदर आता है। उसने एक टेलर्ड व्हाइट रोब पहना हुआ था। उसके मतलब ना उसके चलकर आने के अंदाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और शान झलक रही थी। क्योंकि वो रोशनी की तरफ से आ रहा था, जीना पहले उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। उसे सिर्फ उसके शरीर से निकलने वाली एक ब्राइट गोल्डन रेडियंस दिखाई देती है। जीना तुरंत आगे झुककर सामने से बोलती है, मैं गोल्ड प्रिस्ट जीना हूँ, मेनलैंड के चर्च ऑफ वेल्थ की एमेसरी हूँ। मैं ऑलमाइटी कॉन्क्वेयर और योर मैजेस्टी से ऑडियंस की गुजारिश करती हूँ। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, मेरा स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। आवाज़ जीना की उम्मीद से काफ़ी छोटी और जानी-पहचानी थी। जीना अपने सर उठाती है और सामने देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आप आप लिलिन फलेन। जीना के चेहरे पर शौक और हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। जीना के दिमाग में ना धमाका होता है। वो जानती थी कि लेलिन एक लेजेंडरी विज़ार्ड है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पायरेट क्रू एक साथ आकर वो इतने बड़े एम्पायर को जीत लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो नहीं थी। जीना लेलिन के शरीर से निकलने वाली ऑरा को ना महसूस करती है। ये ऑरा डिवाइन बीइंग नहीं, डेमिगॉड। सिर्फ एक डेमिगॉड ही मेरे पर इतना हैवी प्रेशर डाल सकता है। एक लेजेंडरी विज़ार्ड को अभी 20 साल से थोड़ा ऊपर है। मतलब वो एक डेमिगॉड बन चुका है 20 साल से कम उम्र में। मतलब 26 साल की उम्र में। वो तो सोच ही रही थी कि ये कैसे-कैसे पॉसिबल है। जीना बेहद एक्सपीरियंस्ड थी। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में मॉर्टल का अचानक गॉड बन जाना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कि साइरिक वो पहले एक आम चोर था, लेकिन लक की वजह से उसे फॉलन गॉड की गॉडहुड और डिवाइन वेपन मिल गया, जिससे वो रातों रात गॉड ऑफ मर्डर बन गया। लेकिन लेलिन के केस में उसने ये सब अपनी ताकत और प्लानिंग से हासिल किया था। लेलिन साइरिक के बारे में सोचता है, साइरिक सिर्फ लक की वजह से गॉड बना था और अब आधा पागल हो चुका था। लेलिन ने पहले ही साइरिक की चर्च के एक लेजेंडरी को मारा था, इसलिए साइरिक और लेलिन के बीच दुश्मनी पहले से ही थी। लेलिन ने प्लेक्स की जगह मास्कियर
उसका रास्ता चुना इसलिए पसंद किया क्योंकि मास्कियर में आगे बढ़ने का स्कोप ज़्यादा था। लेलिन अपनी चमकती गोल्डन आंखों से जीना को देखता है और पूछता है, जीना तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आई हो? लेलिन के टेरिफाइंग ऑरा के सामने जीना लगभग घुटनों पर गिरने वाली थी, लेकिन उसके चेस्ट पर बने वेकुन के होली क्रेस्ट से एक शक्ति मिलती है और वो खुद को संभाल लेती है। वो बोलती है, मैं यहाँ मेरे मास्टर की सिंसियरिटी दोस्ती का पैगाम लेकर आई हूँ। लेलिन हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, लेडी वेकिन की सिंसियरिटी? जीना तुरंत बोलती है, मैंने देखा है कि देवांश आइसलैंड के पास गोल्ड और सिल्वर की बेशुमार रिजर्व है। यहाँ के लोग पूरे गोल्ड के गहने पहनते हैं। अगर इसका 10 गुना पोर्शन भी मेनलैंड पर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो आपको अनइमेजिनेबल प्रॉफिट होगा। इस वेल्थ से आप फॉरेन सिटी जैसे 10 नए शहर खड़े कर सकते हैं। गॉडेस ऑफ द वेल्थ के पृष्ठ जब प्रॉफिट देखते हैं तो उनका डर गायब हो जाता है। वो डेविल्स और डेमन्स से भी डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेलिन वो ऊपर से सोचने का नाटक करता है। ट्रेड, हाँ, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन लेलिन के दिमाग में ना ये चिप की कैलकुलेशन कर रहा था। वेकुन हमेशा स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रही है। फॉल्स गॉड को मारना हेल्म का काम था, वेकुन का नहीं। और वेकुन के पृष्ठ तो प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक हाथ मिला सकते हैं। लेलिन बोलता है, मुझे ये ट्रेड मंजूर है, लेकिन कॉन्क्रीट डिटेल के लिए तुम्हें मेरे सबऑर्डिनेट टिफ और इजाबेल से बात करनी होगी। लेलिन ने अब जाइंट सर्पेंट चर्च के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं छुपाया। तभी जीना बोलती है, इसके अलावा मेरी मास्टर के कुछ बहुत बहुत छोटे रिक्वेस्ट हैं। अगर योर मैजेस्टी उनकी हेल्प करेंगे तो लेडी वेकुन आपको ऐसी चीज देंगी जो आपको बेहद संतुष्ट कर देंगी। लेलिन अपनी थोड़ी यहाँ पर चिन पर ना हाथ रखता है और बोलता है, ओह, क्या बात है, इंटरेस्टिंग, आगे बताओ। और यहाँ पर कुछ वक्त बाद जीना एक सेटिस्फाइड चेहरे के साथ महल से बाहर निकल जाती है। लेलिन हॉल में अकेला रह जाता है। उसकी आंखों में एक डिवाइन ग्लो फ्लैश होता है और वो जीना की जाती हुई पीठ को देखकर एकदम दया से देखता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। गॉड मतलब गॉड्स के ना कुछ अनरिटन रूल होते हैं। एक ट्रू गॉड कभी किसी फॉल्स गॉड या डेमी गॉड से खुलेआम बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए वेकुन ने खुद ना आकर जीना को भेजा था, ताकि अगर बात बिगड़े तो जीना को बलि का बकरा बनाया जा सके। लेकिन वेकुन वेकुन ने लेलिन के सामने जो टास्क रखा था, उसने लेलिन का इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। वेकुन चाहती थी कि लेलिन उसके लिए कुछ स्पेशल डिवाइन आइटम ढूंढे, और उसमें सबसे पहला आइटम था द स्केप्टर ऑफ सेब्रस। लेलिन के दिमाग में ना उस मैजिक स्टाफ की इमेज बनती है। ये एक ऐसा डिवाइन आर्टिफैक्ट था जो गॉड्स की प्रोफेसिस, भविष्यवाणी और ट्रैकिंग को रोक सकता था। लेलिन अपनी आईब्रो सिकोड़ कर सोचता है, ये वोमेन वेकुन आखिर क्या सोच रही है? स्केप्टर ऑफ सेवरस बैटोरिया एबियस के किसी भी कोने में हो सकता है, फिर भी उसे ये चाहिए। वेकुन एक इंटरमीडिएट गॉड थी, रैंक 8 मैगोस के बराबर। इसलिए लेलिन उसके दिमाग को फुल्ली रीड नहीं कर सकता था। लेलिन मन ही मन कंक्लूड करता है, एक बात तो तय है, चाहे ट्रेड के लिए हो या आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए, मुझे देवांश आइसलैंड छोड़कर मेनलैंड या आउटर प्लेन्स में जाना ही पड़ेगा। क्या वेकुन यही चाहती है? लेलिन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाता है। लेलिन ने यहाँ पर गॉडेस ऑफ द वेल्थ के कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने आइसलैंड का पूरा कंट्रोल अपने सबऑर्डिनेट टिफ और इजाबेल को सौंप दिया और खुद जीना के जहाज पर बैठकर फॉलेन आइसलैंड वापस आ गया। हालांकि उसका विजार्ड टावर पहले से काफ़ी अपग्रेड हो चुका था, लेकिन लेलिन की तेज ग्रोथ के सामने अब ये जगह थोड़ी छोटी लग रही थी। लेकिन फिर भी सिक्रेसी के लिए, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये जगह बेस्ट थी। विजा टावर के कोर फोर्ज के अंदर एक विशाल गोल्डन स्टाफ हवा में फ्लोट कर रहा होता है। सोने की लपटों से एक बेहद खूबसूरत फ्लेमिंग बर्ड, आग का पंछी एकदम रूप बनता है। लेलिन ने अपने पुराने रेड ड्रैगन स्टाफ को कंप्लीटली पिघला दिया था। पहले जगह जहां ड्रैगन क्लॉ था, अब वहां एक बर्ड क्लॉ बन चुका है और उसके अंदर एक डिवाइन सोल को सील कर दिया गया है। ये चिपकी प्रॉम्प्ट उसके सामने आता है। Beep. Red Dragon staff has been resimilated, connection and contaminated. Perfect. Item name Blazing Scepter.
रैंक, लेजेंडरी रैंक, आइटम एबिलिटी, स्टोरेज, स्पेल रैंक 9, रैंक 7, रैंक 5 मतलब होल्ड कर सकता है। ब्लेजिंग स्कायर फायर मतलब लेजेंडरी स्पेल है, दूसरा स्पेल भी है इसमें, डोमेन ऑफ टेरर और चौथा है ब्लेजिंग, ब्लेज, डिवाइन सोल की शक्ति से मेंटल अटैक या सेल्फ बूस्ट कर सकता है और फायर इम्यूनिटी है। मतलब इसमें स्टोरेज है और 4-5 स्पेल भी रखा हुआ है। लेलिन इस नए ब्लेजिंग स्केप्टर को देखकर बेहद खुश होता है। हालांकि उसने टिफ को एक डेमीगॉड वेपन दिया था, लेकिन ये स्टाफ उसे कहीं ज़्यादा पावरफुल था और आगे चलकर एक डिवाइन वेपन मतलब दैविक हथियार भी ना बन सकता था ये। स्टाफ बनने के बाद लेलिन रेस्ट नहीं करता, बल्कि एक दूसरे रूम में जाकर मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाता है। उसका माइंड एआई चिप के कम्युनिकेट कर रहा होता है। लेलिन पूछता है, एआई चिप, मेरा सेट किया हुआ टास्क कहाँ तक पहुँचा? एआई चिप का रोबोटिक वॉइस आता है, बिप, analysis of legendary arcane spell chains continuously 800%, transmitting into host mind. चेन कंटिन्यूसिस एक ऐसा हाई लेवल लेजेंडरी आर्केन स्पेल होता है जो आने वाले किसी भी अचानक हमले या ट्रैप से स्पेल कास्टर को ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट कर लेता है। लेलिन मनी मन सोचता है, मैं अब एक डेमी गॉड हूँ। डेवेक्स आइसलैंड बहुत दूर है। अगर मेनलैंड के गॉड मुझे टारगेट करना चाहते हैं तो ट्रैप्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर गॉडेस वैकुन मेरे खिलाफ कोई कंस्पिरेसी रच रही है तो मुझे पहले से तैयार रहना होगा। पूरी रात लेलिन अपनी स्पिरिचुअल फोर्स, आर्केन एनर्जी और डिवाइन फोर्स का इस्तेमाल करके इस स्पेल को अपनी बॉडी पर सेट करता है। उसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर से एक स्पेल का ऑरा को कम्प्लीटली हाइड कर देता है, छुपा देता है, ताकि कोई और इसे पहचान ना सके। कुछ ही वक्त बाद गोल्ड प्रीस्ट जीना उसे मिलने आती हैं। जीना रिस्पेक्टफुल टोन में बोलती है, लॉर्ड लेलिन, हमारे चर्च को स्केप्टर ऑफ सेब्रेस का लीड मिल चुका है, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। लेलिन मुस्कुराकर बोलता है, एग्रीमेंट के हिसाब से मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है डैमब्रेथ किंगडम के बॉर्डर पर, जहाँ वेयर जैकल माउंटेन मौजूद थे। ये पहाड़ बेहद खतरनाक थे क्योंकि वहाँ हजारों वेयर जैक, इंसान और भेड़िए के मिक्स्ड मॉन्स्टर रहते थे। वहाँ हाई रैंक्ड सोर्सरर और चालाक मॉन्स्टर प्रोफेशनल का राज था। मतलब प्रोफेशनल, हाई रैंक मॉन्स्टर, चालाक मॉन्स्टर वगैरह थे, उन सब का राज था। जो भी आउटसाइडर इस पहाड़ में कदम रखता वो उनका शिकार बन जाता था। यहाँ तक कि डैमब्रेथ किंगडम ने एक बार एक लेजेंडरी हीरो हीरो को भी भेजा था, लेकिन उससे भी मतलब ना पीछे हटना पड़ा था। कहानियों में तो ये भी था कि ना पहाड़ों के अंदर एक विशाल गेट है जो सीधे एबियस और वेयर जैकल गॉड्स के पास जाता है। इसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर इलाइट नाइट का एक ग्रुप आगे बढ़ रहा था। उनके बीच दो लोग घोड़े पर सवार थे। ये था लेलिन फॉलेन और प्रिस्टेस जीना। लेलिन हवा को सूंघते हुए थोड़ा यहाँ पर फ्राउन करते हुए बोलता है, स्केप्टर ऑफ सेवरेस का लीड आगे के शहर में है। जीना आगे झुककर बोलती है, हाँ माई लॉर्ड, एक हंटर ने गलती से वेयर जैकल माउंटेन के अंदर एंट्री ली थी। उसने वैली के आउटर रीजन में एक खौफनाक स्टैचू और मल्टी कलर्ड लाइट छोड़ते हुए एक स्केप्टर की इल्यूजन देखी थी। लेनिन अपनी आईब्रो उठाता है, बस इतना ही? जीना बोलती है, हमने आपको 2 लेजेंडरीज़ को भेजा था। मतलब हमने अपने भी 2 लेजेंडरीज़ भेजे थे, लेकिन वो वैली के बाउंड्री को तोड़ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने कन्फर्म किया कि वहाँ मौजूद स्केप्टर 90% स्केप्टर ऑफ सेब्रेस से मैच करता है। लेनिन अपना सर हिलाता है, एक ऐसा बाउंड्री जिसे लेजेंडरी भी नहीं तोड़ सकते, तो तब तो वहाँ जाना वर्थ इट है। लेलिन रास्ते में जीना से पूछता है, मैं काफ़ी टाइम से आउटर सीज में था, मेनलैंड पर अभी क्या चल रहा है? जीना उसे मेनलैंड के हालात के बारे में न बताती है। नॉर्थ वार, गॉडेस मिस्त्रा और गोल्ड टायर का अलायंस ओग गॉड्स के खिलाफ लड़ रहा है। एलस्ट्रियल ने नए सर मतलब सर से मतलब न सिरे से सिल्वरी मून अलायंस को स्थापित किया है, लेकिन ओग एम्परर सलादिन के पास थंडरगोड हैमर जैसा डिवाइन वेपन है, जिससे ये जंग और भी खौफनाक होने वाली है। वेस्टर्न डेजर्ट में अचानक एक फ्लोटिंग सिटी मतलब उड़ता हुआ शहर नजर आया था। उस चक्कर में कई लेजेंडरीज मारे गए।
बाद में पता चला कि एक मिस्टीरियस बंदा उस फ्लोटिंग सिटी को चुरा कर भाग गया। यही था भाई, कौन मिस्टीरियस, क्या मिस्टीरियस, उसके सामने ही बोल रही है। सारे चर्चेज और डार्क वर्ल्ड के लोग उस फ्लोटिंग सिटी के चोर यानी लिच लाइलो के पीछे पड़ गए हैं। उसके ऊपर एक बेहद बड़ा बाउंटी इनाम रखा गया है। लेलिन ये सुनकर मनी मन मुस्कुरा देता है। उसने लिच लाइलो को इसी दिन के लिए अपने पास रखा था, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उस फ्लोटिंग सिटी पर जाए और लेलिन पर कोई शक ना करे। लेलिन सोचता है, सारे लोग लिच लाइलो के पीछे भाग रहे हैं और मैं यहाँ चुपचाप अपना काम पूरा कर सकता हूँ। तो रास्ते में न जीना लेलिन से बोलती है, लॉर्ड लेलिन, आप अगर आपके डेमीगॉड बनने और नेटिव वेम्पायर को जीतने की खबर मेनलैंड पर लीक हो गई तो एक नया तूफान आ जाएगा। लेनिन मन ही मन मुस्कुरा कर सोचता है कि मेनलैंड के बाकी बड़े मतलब न कांड भी तो उसने न किए हैं। लेकिन वो बोलता है, मैं फिलहाल हेल्म गॉड ऑफ प्रोटेक्शन की चर्च का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता। जीना एक चालाक स्माइल के साथ बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारी चर्च ने आप जैसे लोगों के साथ पहले भी डील किए। चलते चलते वो दोनों उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं जहां स्केप्टर ऑफ सैब्रस का लीड मिला था। लेकिन गांव में कदम रखते ही लेलिन को कुछ अजीब लगता है। ए चिप के स्कैनिंग से लेलिन को पता चलता है कि ना, इस गांव में एक भी मतलब आम इंसान नहीं है। यहाँ मौजूद हर एक बंदा एक प्रोफेशनल फाइटर नाइट है। जीना बताती है कि उसकी चर्च ने इस पूरे एरिया को खरीद कर अपने इलाइट नाइट को यहाँ पहरा पर लगा दिया था। तभी 4 हाई रैंक्ड ब्लैक आर्मर नाइट आते हैं और बेहद सम्मान से उनके घोड़े को पकड़ते हैं। गॉडेस ऑफ द वेल्थ के पास बेहिसाब पैसा और पावर थी। हमा यहाँ पर ना ह्यूमन किंगडम को भी ना उनके सामने झुकना पड़ता था। लिलिन गांव के हालात और नाइट की लॉयल्टीज को देखकर मन ही मन सोचता है, सब लोग कितने नादान हैं, गोड्स कितने बेरहम होते हैं, इनको पता ही नहीं, ये सब सिर्फ बलि के बकरे हैं। मतलब अगली सुबह का देखते हैं। जी ना, लेलिन लेलिन को लेकर ना पहाड़ों के बीच मौजूद उस मिस्टीरियस वैली में चली जाती है। वैली के अंदर घना धुंध था और जमीन पर काली बेलें फैली हुई थी। ये एक एलिमेंटल ऑरा बेहद अजीब था। यहाँ पर मिस्ट में एक जबरदस्त सीलिंग स्टैंड थी। मतलब वहाँ पर उनका ना स्वागत करता है स्पेयर कुरासोडर लॉर्ड जेफरिस। ये वेकुन की चर्च का एक पावरफुल लेजेंडरी चैंपियन था जिसे लेलिन पहले भी मिल चुका था। जेफरिस लेलिन को देखता है। उसकी आंखों में एक तरफ सम्मान था तो दूसरी तरफ बेहद जलन और एनवी थी। जेफरिस मन ही मन सोचता है, एक लेजेंडरी विजार्ड जो अभी 20 साल का है, वो डेमीगॉड बन चुका है। मैं सालों से चर्च की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी इस जंजीर से आज़ाद नहीं हो पाया। पर चाहो तुम कितने भी चलो, पावरफुल हो जाओ, तुम तुम किस्मत और गॉड्स के ट्रैप से नहीं बच सकते। जेफरीज उन्हें आगे लेकर जाता है। रास्ते में घने धुंध से एक भयानक वेयर जैकल मॉन्स्टर अचानक हमला करता है। जेफरीज अपने मिल्की वाइट स्पीयर से एक झटके में उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़े कर देता है। उस मॉन्स्टर के अंदर से काले रंग के ऑर्गन और बोन्स निकलते हैं। जेफरीज समझाता है, इस मिस्ट की वजह से यहाँ के एनिमल और एडवेंचरर करप्ट होकर अजीब लाइफ फॉर्म में बदल रहे हैं। हाई रैंक्ड लेजेंडरीज भी इस वैली के आधे रास्ते से आगे नहीं जा सकते। धुंध और घना हो जाता है। जीना को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जबकि लेलिन बिल्कुल काम था। अचानक यहाँ पर जेफरीज अपने कदम रोक देता है। वो घूमकर लेलिन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब और टेरिफाइंग एक्सप्रेशन था। जेफरीज बोलता है, फाइट मी लेलिन, मेरे साथ लड़ाई करो। जीना ये सुनकर चौंक जाती है और चिल्लाकर बोलती है, लॉर्ड जेफरिज, ये आप क्या कर रहे हैं? लॉर्ड लेलिन हमारे चर्च के ऑनर्ड गेस्ट हैं। लेलिन अपनी आईब्रोज उठाकर उससे आराम से पूछता है, तुम अभी हमला कर रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे वैली के और अंदर लेकर जाओगे और घेरोगे। जीना ये सुनकर शौक में 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या? हमला? क्या? जीना को तो अब समझ आता है कि ना, उसे एक कठपुतली की तरह ना इस्तेमाल किया गया था। चर्च ने उसे सच्चाई बताई ही नहीं थी। जेफरिच अपनी ग्लोइंग स्पेयर को टाइट पकड़ते हुए बोलता है, दूसरों के हाथ दूसरों के हाथ साथ हाथ मिलाकर
तुम पर पीछे से हमला करने में कोई मज़ा नहीं है। एक प्राउड लेजेंडरी होने के नाते मैं तुमसे आमने-सामने लड़ना चाहता हूँ और वैसे भी तुम्हें तो इस ट्रैप के मतलब पहले से पता था, है ना? लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम लोग कितने ईविल हो। लेलिन के सर से एक ब्राइट गोल्डन रेडियस निकलने लगता है और उसका डार्क रेड मास्कियर डोमेन पूरे एरिया में फैल जाता है। लेलिन कोल्ड वॉइस में बोलता है, अब छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर निकल आओ। जेफ्रिज के रोर करते ही पूरी वैली का घना ग्रे मिस्ट अचानक कॉन्डेंस होकर एक विशाल केज के रूप में ले लेता है। स्पेस कंप्लीटली लॉक हो जाता है। धुंध के पीछे से कई पावरफुल फिगर बाहर निकलते हैं। सबसे आगे जो बंदा खड़ा था, उससे देखकर लेलिन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बिशप बेनेडिक्ट द गॉड ऑफ जस्टिस का बिशप था। इसी बेनेडिक्ट ने लेनिन पे मतलब पहले भी ना नॉर्थ में हमला किया था। उसके पीछे टायर के पैलेडिन की एक पूरी आर्मी थी और उनके मतलब ना बगल में गॉडेस ऑफ मैजिक मिस्ट्रा के पावरफुल प्रिस्ट भी और विजार्ड भी खड़े थे। बेनेडिक्ट गुस्से में बोलता है, लेलिन, तुमने नॉर्थ में हमारे मास्टर के प्लान्स को तबाह करने की कोशिश की थी। तुम एक पापी हो। गॉडेस विकुन, गोल्ड ओर्ड टायर मतलब गॉड टायर और गॉडेस मिस्ट्रा, इन तीनों के चर्च ने मिलकर लेलिन के खिलाफ ये बहुत बड़ा मतलब ना डेमी गॉड ट्रैप बिछाया था। स्केप्टर ऑफ सेवरस सिर्फ एक चारा था लेलिन को यहाँ बुलाने के लिए। लेलिन अपने चारों तरफ खड़े दुश्मनों को देखता है। तभी उसकी नज़र एक अनफेमिलियर ग्रुप पर पड़ती है। उन्होंने स्पोर्टलेस आर्मर पहना था जिस पर एक बड़ा सा गोल्डन आई का सिंबल था। ये हेल्म गॉडेस ऑफ द प्रोटेक्शन के प्रिस्ट और पैलेडिन थे। हेल्म का चर्च फॉल्स गॉड नकली भगवान को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। उनका प्रिस्ट पॉजली बोलता है, हमारा मिशन फॉल्स गॉड के विश्वास को ख़त्म करके दुनिया को प्यूरिफाई करना है। रंबल, एक जोरदार धमाका होता है और हवा में एक विशाल गोल्डन आई जाहिर होता है जो लेनिन पर लॉक हो जाता है। एआई चिप के प्रॉम्प्ट इंस्टेंटली आता है, बिग होस्ट हैज़ बीन मार्क्ड बाय गॉड ऑफ प्रोटेक्शन, डिवाइन फोर्स लॉक्ड, डोमेन वीकेंड बाय 20%। लेलिन मनी मन यहाँ पर ना स्माइल करता है। जैसे कि उम्मीद थी फॉल्स गॉड के हंटर से, मतलब हंटर ने पूरी तैयारी की है, लेकिन वो एआई चिप को ऑर्डर देता है, कमांड प्रोसेस करो, पर मेरे ऑर्डर का वेट करो। यहाँ ना एक सिल्वर हेयर्ड प्रिस्टेस गॉडेस मिस्ट्रा की फॉलोअर बाहर निकलती है। लेलिन उससे पूछता है, मुझे ये जानना है कि इस सारे प्लान को डिजाइन किसने किया। प्रिस्टेस बोलती है, ये हमारी गॉडेस का ऑर्डर है। मतलब? लेलिन ये सुनकर चौंक जाता है। हेलम का आना समझ आता था, वेकुन का ट्रेड और वेल्थ का लालच समझ आता था और टायर का इविल से नफरत भी समझ आता था। लेकिन गॉडेस मिस्ट्रा, गॉडेस ऑफ द मैजिक को लेलिन से क्या दिक्कत थी? लेनिन के दिमाग में ये अचीव स्पीड से कैलकुलेट करने लगता है। गॉडेस मिस्ट्रा को जरूर कोई प्रोफेसी, भविष्यवाणी या डिवाइन इंस्टीट्यूशन हुआ होगा कि लेनिन उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा है। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि लेनिन के पास रैंक 15 आर्केन स्पेल कारुस अवतार था। अगर लेनिन इस स्पेल का एक बार इस्तेमाल कर ले तो वो मिस्ट्रा के वीव मैजिक नेट पर कब्जा कर सकता है, जिससे मिस्ट्रा का पतन फॉल हो जाएगा। लेगिलिन लेलिन यहाँ पर मिस्ट्रा को ये स्पेल कैसे पता चला पता नहीं कर पा रहा था। लेलिन को समझ आता है कि इस सब के पीछे डिस्टोर्टेड शैडो एंशियंट रॉयक एंड मैगोस का हाथ है। डिस्टोर्टेड शैडो ने मिस्ट्रा को सीक्रेटली क्लूज दिए थे ताकि मिस्ट्रा लेलिन पर हमला करे और लेलिन मजबूत होकर यहाँ पर एकदम मजबूरी में आकर कारुस अवतार का इस्तेमाल करे। इससे डिस्टोर्टेड शैडो को फायदा होता है। लेकिन लेलिन सोचता है, डिस्टोर्टेड शैडो ने पीछे से अपना गेम खेला है तो मुझे अपना प्लान 3 कैंसिल करना पड़ेगा। लेलिन अपना प्योर गोल्ड ब्लेजिंग स्केप्टर बाहर निकलता है। उसके चारों तरफ से इतनी टेरिफाइंग स्पेल एनर्जी निकलती है, वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी हेलम के पृष्ठ चिल्लाकर बोलते हैं, डरो मत, हमारे गॉड ने इसी मार्क को दिया है। इसका डोमेन 20% कमजोर हो गया है। उस पृष्ठ के मुंह से दर्दनाक चीख निकलती है और वो अपनी आंखों को पकड़ लेता है।
लेनिन ने ए चिप को ऑर्डर देकर उस गोल्डन आई मार्क को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्क के टूटते ही स्पेयर क्रूसोडर और जेफरीज पागलों की तरह हंसने लगता है। यही तो वो ओपोनेंट है जिसका मुझे इंतजार था। जेफरीज अपनी होली स्पेयर लेकर लाइटनिंग स्पीड से लेनिन पर अटैक करता है। स्पेयर के चारों तरफ ब्लैक स्पाशियल क्रैक, स्पेस टूटने का निशान दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ बिशप वेंडिक्ट एक स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। फोक्स से एकदम ना पहाड़ जितना बड़ा बड़ा जाइंट बिस्ट निकलते हैं और लेनिन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन लेनिन के चेहरे पर डर का कोई एक छोटा सा निशान भी नहीं था। लेनिन अपना ब्लैक ब्लेजिंग स्केप्टर हवा में फेंकता है। स्केप्टर से आग का विशाल वॉट टोटेम निकलकर उन जाइंट बीस्ट पर हमला करता है और उनके राख बना देता है। जेफरीज की न स्पेयर जब लेनिन के नज़दीक आती है, तब लेनिन आराम से अपने दोनों हाथ उठाते हैं और एक साथ दो लेजेंडरी स्पेल इंस्टेंट न कास्ट करता है, बिना किसी चांटिंग के कास्ट कर देता है। ग्रेटर डिंजक्शन और सेटरिंग पाम, और ये साथ एकदम ग्रेटर डिंजक्शन के पड़ते ही जेफरीज की होली स्पेयर कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो जाती है और अगले ही पल एक बहुत ही बड़ा मतलब जेफरीज का ना चेस्ट अंदर से ना धंस जाता है। इतना बड़ा पाम गोल्डन पाम मारा था उसने छाती पर। वो मुंह से ना कोने से उगलते हुए कई 100 मीटर ना दूर जा गिरता है। एक ही झटके में एक लेजेंडरी क्रूसेडर यहाँ बली का बकरा बन गया, मतलब मर गया है। ये सीन देखकर वहाँ खड़े मिस्ट्रा के लेजेंडरी विजार्ड के पसीने छूट जाते हैं। वो खुद एक विजार्ड था, इसलिए वो जानता था कि बिना किसी स्पेल मटेरियल या चैंटिंग के इंस्टेंटली स्पेल लेजेंडरी स्पेल कास्ट करने का मतलब क्या होता है। लेलिन की ताकत उनके इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा थी। वो विजार्ड मन ही मन सोचता है, ये आदमी, ये एक मॉन्स्टर है, इससे लड़ना मतलब खुदकुशी है। वो बिना एक सेकंड गवाए एक टेलीपोर्टेशन गेट खोलता है। वो अपने सारे अप्रेंटिस को पकड़ता है, लेनिन की तरफ रेस्पेक्ट का सीक्रेट विजार्ड साइन दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस्ट्रा के पृष्ठ ये देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी पृष्ठें गुस्से में लाल हो जाती हैं। तुम कायर क्या कर रहे हो, विजार्ड कावर्ड। विजार्ड के पास गॉड्स के प्रति कोई ब्लाइंड फेट नहीं होती। वो सिर्फ पावर और लॉजिक को देखते हैं। जब उस विजार्ड ने देखा कि जीतना नामुमकिन है, तो वो चुपचाप निकल गया। प्रिस्टेड दांत पीस कर बोलती है, डैम डैम इट, अगर गॉडेस का अवतार यहाँ होता तो किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं होती। लेलिन उन सभी दुश्मनों के बीच अकेला खड़ा होकर कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, तो अब अगला कौन है। लेनिन ने यहाँ पर बिना किसी मर्जी के दुश्मनों पर टूट पड़ता है। एक डेमीगॉड की पूरी ताकत, एंडलेस फेथ और उसके रैंक 7 मैगोस एक्सपीरियंस के साथ मिलकर उसे एक ऐसा बैटल स्प्रिंट देती हैं कि वो खुद सरप्राइज हो जाता है। वो अपने नंगे हाथों से दो जाइंट मिस्ट बिस्ट को दो टुकड़े कर देता है और जंप करके पीछे हट रहे जेफरिज के पास पहुंच जाता है। लेनिन की स्पिरिचुअल फोर्स से एक खूबसूरत मल्टी कलर्ड मेज स्वॉर्ड क्रिएट होता है, जो डिवाइन वेपन से कम नहीं था। हेलम के प्रेस्ट जेफ्रिज को बचाने के लिए होली शील्ड कास्ट करते हैं, लेकिन लेलिन अपनी स्वॉर्ड से क्रोस्ड शेप्ड स्लैश बनाकर उनके डिफेंसिव स्पेल को कॉटन की तरफ एकदम न फाड़ देता है। दो पृष्ठ वहीं ढेर हो जाते हैं। लेलिन जेफ्रिज के पास पहुंचता है, तुम पर दया आती है, लेकिन तुम अपना फेथ नहीं बदलोगे। जेफ यहाँ पर तो जेफ्रिज अपनी आंखें बंद कर लेता है। अफ़सोस, मैं अब नॉर्थर्न सीज़ के समर वेलवर फ्लावर कभी नहीं देख पाऊँगा। लेलिन जैसे ही उसे मारने वाला होता है, एक सिलेंडर हाथ आकर जेफ्रीज के कॉलर को पकड़ता है और इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेस्टिज जीना थी, लेकिन उसके शरीर पर एक डिवाइन गोल्डन ऑरा था और वो जीना नहीं, गॉडेस वेकुन, गॉडेस ऑफ द है वेल्थ के अवतार थे। लेलिन बोइंग स्टाइल में बोलता है, नाइस टू मीट यू लेडी वेकुन, और आराम से हेल्म के दो और पृष्ठ के सर धड़ से अलग कर देता है। गॉडेस वेकुन जीना की बॉडी से बात करती है, लेलिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मिस्ट्रा के साथ मेरी डील थी, इसलिए मुझे रूल के हिसाब से खेलना पड़ा। अगर तुम इस बैटल से जिंदा बच निकले तो तुम्हारी टेरिटोरी को मैं अच्छा नहीं आने दूंगी। मतलब आँच, कोई सेफ्टी मतलब सेफ्टी गारंटी ले रही थी, आँच नहीं आने देगी।
इतना बोलकर वेकुन जेफरीज को लेकर वहां से गायब हो जाती है। जीना की बॉडी से डिवाइन एनर्जी निकलने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। वेकुन ने उसे एक कंटेनर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया था, लेकिन जाने से पहले वेकुन ने एक डिवाइन एबिलिटी उसकी उसे मतलब ना उसकी स्पेस टाइम शिफ्ट लेलिन को मतलब ना चक्कर आते हैं और वो वैली के दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट हो जाता है। मतलब उसने एक मतलब स्पेल यूज़ क करके गया था यार, वही स्पेस टाइम शिफ्ट, तो उसे चक्कर आ गया, वो दूसरे जगह पे ना टेलीपोर्ट हो गया है लेलिन, जहाँ हज़ारों मिस्ट बीस्ट उसे घेर लेते हैं। लेलिन स्माइल करता है, चलो, वेल्थ की चर्च चली गई, अब सिर्फ 3 असली दुश्मन बचे हैं। तभी बिशप बेनेडिक्ट पागल की तरह हँसने लगता है। उसके आँखों में ना खून उतर आया। ले बेनेडिक्ट ना बोलता है, "हाँ, लेलिन तुम्हारा अंत यहीं होगा।" लेलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, "ओह! तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? किस बात का कॉन्फिडेंस है तुम्हें?" डेमी गॉड को मारना आसान नहीं होता जब तक कोई ट्रू गॉड अपना सेंट अवतार लेकर ना आए। लेकिन बेनेडिक्ट के पास एक आखिरी ट्रम्प कार्ड था यहाँ पर। वैली के जमीन से 4 विशाल ग्रेव पिलर ऑफ लाइट आसमान की तरफ उड़ते हैं। उसने ना एक टेरिफाइंग सीलिंग फॉर्मेशन बना था यहाँ पर, जो लेलिन को कम्प्लीटली लॉक कर देता है। बेनेडिक्ट ये क्रिस्टल कोर को पकड़कर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उस फॉर्मेशन में डाल रहा था। लेनिन सिचुएशन समझते ही इंस्टेंटली पॉइंट करता है, ऑर्डर ऑफ लॉ, डेथ। ऑर्डर ऑफ लॉ के हिट होते ही बिशप बेनेडिक्ट की लाश जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन मरने से पहले उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, क्योंकि फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। ग्रे पिलर श्रिंक होते ही एक ब्राइट फ्लैशलाइट चमकता है और लेलिन वहां से कंप्लीटली डिस्पायर गायब हो जाता है। पैलाडिन्स बेनेडिक्ट की लाश के पास इकट्ठा होते हैं और उसके सेक्रीफाइस पर प्रे करते हैं, जस्टिस जस्टिस के लिए ऑलवेज फॉलो करेंगे। उनको लगा कि उनका प्लान कामयाब हो गया। प्लान क्या था? इस फॉर्मेशन से लेनिन को सीधे गॉडेस मिस्ट्रा के डिवाइन किंगडम में टेलीपोर्ट करना था। प्राइम मेटेरियल प्लान में गॉडेस के अवतार वीक होते हैं, लेकिन उनके अपने किंगडम डिवाइन किंगडम में उनकी पावर लिमिटलेस होती है। अगर लेनिन मिस्ट्रा के डिवाइन किंगडम में टेलीपोर्ट होता, तो मिस्ट्रा का ट्रू बॉडी उसे यूज करके 1 सेकंड में ख़त्म कर देता। लेकिन तभी मिस्ट्रा की सिल्वर हेड प्रिस्टेस चिल्लाकर बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पैलेडिन पूछते हैं, क्या हुआ? प्रिस्टेस एकदम होपलेस होकर बोलती है, हमारे मास्टर के डिवाइन किंगडम में उस फॉल्स गॉड की कोई ट्रेस नहीं है, वो वहाँ टेलीपोर्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर इसी बीच देखते हैं यूनिवर्स के, मतलब समझ रहे हो, बेनेडिक्ट का ना, यहाँ पर बेनेडिक्ट का सेक्रीफाइस और उनका पूरा प्लान एक मजाक बनकर रह गया था। मतलब यूनिवर्स के विशाल स्पाशियल क्रैक आयामों के बीच की जगह में दो पावरफुल बींग खड़े थे। उनके आसपास का स्पेस ट्रेवलेंस ऑटोमेटिक डिस्पर्स हो रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि गॉडेस मिस्ट्रा, गॉडेस ऑफ द मैजिक और गॉड टायर, गॉडेस ऑफ द जस्टिस का अवतार थे। मिस्टर अपनी आंखें खोलती है और फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, टेलीपोर्टेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया था, वो मेरे डिवाइन किंगडम में नहीं पहुंचा। गॉड टायर, जिसका एक हाथ और एक आंख मिसिंग था, वो बोलती है, मेरे डायमेंशन क्रैक और सराउंडिंग स्पेस चेक किया है मैंने, वहाँ उसके या उसके फ्लोटिंग सिटी के कोई निशान नहीं है। क्या उसे भी पता है इसके पास फ्लोटिंग सिटी है? इन लोगों को पता है यार। लेलिन ने पहले से ही ना ये अचीव और अपने आर्कन स्पेल की मदद से इस टेलीपोर्टेशन को ना रिडायरेक्ट कर दिया था। मतलब प्लान ये था कि ना लेलिन को फंसाया जाए, लेकिन लेलिन ने पूरे सेटअप को ओवरराइड करके उन सभी गॉड के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा था। मिस्ट्रा और टायर स्पाशियल क्रैक में अकेले खड़े रह गए और लेलिन एक बार फिर उनके हाथ से सेफली निकल गया। यहाँ पर ना मिस्ट्रा एकदम एकदम ना गुस्से में स्पेस को देखते हुए बोलती है, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। या तो लेलिन को फ्लोटिंग सिटी नहीं मिली, या फिर वो इतना चालाक था कि उसने हमारे एम्बुश को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। अगर लेलिन सच में फ्लोटिंग सिटी लेकर आया होता, तो वो डायरेक्टली इन दो ग्रेटर गॉड के ट्रैप में फंस जाता। मेन वर्ल्ड के बाहर गॉड्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और आउटर प्लैन्स में दो ग्रेटर गॉड के सामने लेलिन कितना भी ताकतवर होता, उसके बचने का कोई चांस नहीं था। टायर पूछता है, तुमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? मिस्ट्रा बोलती है, मेरे एक वर्शिपर को एक डेविल मिला था जिससे ये खबर मिली, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँची वो डेविल मर चुका था।
और उसकी सोल गायब थी। मुझे एक बहुत ही इविल सिनिस्टर ऑरा महसूस हो रहा है, जो डीप एबियस के तीनों मोनार्क से भी ज़्यादा खतरनाक और पुराना है। टायर ये सुनकर काँप उठती है। मतलब इविल से भी ज़्यादा सिनिस्टर? क्या तुम्हारा मतलब? मिस्ट्रा एक गहरी साँस लेकर एंशिएंट टाइम का वो सबसे डेंजरस टाबू वर्ड बोलती है, मैगस। वर्ल्ड मतलब गॉड्स के मन ही मन ना मैगस का ना खौफ फिर से ना जागने लगता है। दूसरी तरफ स्पाशियल डिस्टॉर्शन से लाइट चमकती हैं और लेलिन एक जगह अनजान जगह पर आकर खड़ा हो गया। एआई चिप की आवाज़ आती है, कॉन्टिनेंजेंस कंडीशन मीट, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एक्टिवेटेड। लेनिन स्माइल करता है। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन ही सबसे सेफ ऑप्शन था। मेन वर्ल्ड में मैं मुझे किसी का डर नहीं था, लेकिन आउटर प्लेन्स में रिस्क नहीं ले सकता। लेलिन अपने चारों तरफ देखता है। आसमान क्रिम्सन रंग का था। आसमान से मीटियोर गिर रहे थे। जमीन जली हुई और डेसोलेट थी। छोटे छोटे खून के नए नए झरने बह रहे थे। एयर में मेलोवेलेंस और इविल की बदबू थी। लेलिन को तुरंत समझ आ जाता है कि बेटोर द नाइन हेल। मुझे पता था ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। एज सराउंडिंग को स्कैन करता है। बेप करंट लोकेशन अवेयरनेस द फर्स्ट लेवल ऑफ वेटर ग्रेविटी एंड टाइम फ्लो नॉर्मल स्पाशियल स्टेटस इनफाइनाइट एक्सपेंशन एलिमेंटल एफिनिटी बैलेंस्ड अलाइनमेंट इफेक्ट माइनर लॉफुल इविल बफ क्योटिक गुड्स अलाइनमेंट एंड वीकेंड। लेनिन गहरी सांस लेता है क्योंकि उसने पहले आर्क डेविल बेल्जेबब को डेवर किया था। उसे लगता है कि ना जैसे वो बेटोर के साथ एक हो गया है। इस पैलेस के इस जगह के लॉज लेलिन के लॉफुल इविल नेचर से परफेक्टली यहाँ पर मैच करते हैं। लेलिन सोचता है डेमीगॉड किसी भी प्लान पर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं जब चाहे मैं मेन वर्ल्ड वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो पहले अपना काम खत्म करूँगा। मतलब नाइन हेल्स ऑफ वेटर ये फॉलन सोल और डेविल का गार्डन है। ब्रेड डेविल, हॉर्न डेविल, आइस डेविल, पिट फ्लेंड, काइटोन्स, हेलबाउंड जैसे ना हजारों हजारों लाखों क्रिएचर यहाँ रहते हैं। बैटोर में टोटल 9 लेवल हैं और नाम यहाँ पर ना रूलर के और बहुत बहुत कुछ अलग अलग है। हर नाम में ना अलग अलग रूलर है। लेकिन लेलिन को अच्छे से पता था कि एस्मोडियस एस्मोडियस का पूरा कंट्रोल सिर्फ नाइन्थ पर ही है, नेसेस पर ही है। मतलब बाकी 8 लेवल पर दूसरे आर्च डेविल का राज है। एस्मोडियस सबसे पावरफुल आर्च डेविल जरूर है और उसकी स्टैंड किसी ग्रेटर गॉड से कम नहीं है, लेकिन बाकी 6 आर्च डेविल उससे जेलस करते हैं और बैटोर में एक डेलिकेटेड बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब लेलिन यहाँ एक मतलब ना रेक्स की ना तरह एंटर कर चुका है, जो इस पूरे बैलेंस को कम्प्लीटली तबाह करने वाला था। फर्स्ट लेवल अवेयरनेस पर ब्लडी वार चलती रहती है और वहाँ कोबोल्ट गॉड्स गॉड कुर मतलब कुर मुल्लाक और सार्क गॉड जेलोक जैसे क्या अजीब अजीब नाम है यार। सेलॉक हाँ, जैसे गॉड रहते हैं। कितने गॉड का नाम लिया यहाँ पर? फर्स्ट लेवल में एवर्नस गॉड रहता है मेन। और यहाँ पर शार्क गॉड भी है, जेलॉक, और कोबाल्ट गॉड भी है, कुर्म कुर्टुमुलाक। अच्छा क्या क्या नाम है, छोड़ो जाने दो। लेलिन ने बेल्जेबब की डिविनिटी और डिवाइन पावर को डेवर कर लिया था, जिससे बेल्जेबब हेवीली इंजर्ड होकर यहाँ पर न डिस्क के किसी कोने में छुपा हुआ स्लोली रिकवर कर रहा था। बेल्जेबब सोच रहा था कि वो बैटोर के एसेंस से स्लोली हील हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका काल मतलब लेलिन पहले लेवल पर पहुंच चुका है। लेलिन का अल्टीमेट गोल था बेल्जेबब को पूरा डेवर करके उसकी आर्च डेविल पोजीशन और उसकी सारी पावर को हमेशा के लिए अपना बनाना। लेलिन बाटोर के बाकी लेवल के लॉर्ड्स के बारे में मतलब सोचता है। थर्ड लेवल का मेमोन लॉर्ड ऑफ ग्रेट और नाइन्थ लेवल का एस्मोडियस। लेलिन अपनी उंगलियों पर काउंट करता है। 8 आर्च डेविल, कुछ गॉड्स और पिट फेंट्स, ये सब बैटोर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बींग हैं। इन सभी के पास बेहद ताकत और कनिंग माइंड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एनिमीज को देखकर लेलिन कभी डरता नहीं है, बल्कि उसके अंदर का बैटल पैशन और भी ज़्यादा भड़क उठता है। लेलिन के चेहरे पर एक टेरिफाइंग ईविल स्माइल आता है। मेरा मन कर रहा है, मैं रियली चाहता हूँ कि इन सभी आर्क डेविल और गॉड्स को एक एक करके मार डालूं। लेलिन अब 9 हेल में अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाएगा
और एक दिन पूरे बैटर को अपने कदमों के अंदर झुका देगा। नाइन हेल के पहले लेवल एवर्नस के डेसोलेट वेस्टलैंड पर लेलिन एक खौफनाक नाइटमेयर, एक फेरी डेमन हॉर्स पर सवार होकर बैरन लैंड को क्रॉस कर रहा था। आसमान से लगातार मेटेरियर्स गिर रहे थे, लेकिन वो घोड़ा एकदम बड़ी चालाकी से उन्हें डॉज कर रहा होता है। हेल में एक ऐसा वाइल्ड क्रिएचर को टेम करके चलाना, ये देखने में काफ़ी मतलब न आम ट्रैवलर ये सब नहीं कर सकते थे। तो ये देखने में काफ़ी था। लेलिन कोई आम ट्रैवलर नहीं है। रास्ते में लेलिन को हज़ारों फॉलेन सोल्स और यहाँ पर बहुत सारे सोल्स वगैरह दिखते हैं। लवफुल इविल इंसान मरने के बाद बैटोर में आते हैं, जहाँ डेविल उनकी सोल को डिस्टॉर्ट करके यहाँ पर शेप में बदल देते हैं। तभी लेलिन अपनी नाइटमेयर को न एक पेल और डिसोर्टेड सोल के सामने रोकता है। लेलिन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें अपना पास्ट याद है? वो सोल तरसते हुए बोलता है, मेरा नाम लुकस। पुरानी जिंदगी में मैं एक छोटा मर्चेंट था। मैं तो गॉडेस ऑफ द वेल्थ की पूजा करता था, पर पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। मुझे 3 दिनों के अंदर ब्रॉन्ज सिटाडेल पहुँचना है, नहीं तो मेरा मास्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। लेनिन मनीमल स्माइल करता है। लूकास जैसे ट्रेडर वैसे तो वेकुन के वर्शिपर होने के नाटक करते हैं, पर उनका लालच उन्हें हेल में खींच लाता है। लूकास यहाँ भी न चालाकी दिखा रहा था। लूकास अपनी आंखें एकदम मटकाते हुए बोलता है, सर, ब्रॉन्ज सिटाडेल तो मेरा भी डेस्टिनेशन है। क्या आपको रास्ता चाहिए या फिर एक छोटी सी ट्रेड करेंगे? वो अपने थंब और फिंगर को रब करते हुए पैसों का इशारा करता है। लेलिन बोलता है, जैसा सोचा था, तुम सच में हेल के लायक हो। इतने ग्रेडी होकर भी तुम थर्ड हेल में क्यों नहीं गए? तभी लेलिन के बॉडी से एक इंटेंस डेविल ऑरा निकलता है। पूरी जगह क्रिम्सन लाल रंग में डूब जाती है। टाइम रुक जाता है और आसमान से गिरते हुए मेट्रोइड हवा में फ्रीज हो जाते हैं। ये चिफ नोटिफिकेशन देता है, डेविल ऑरा पावरफुल डेविल का पैसिव डोमेन। यहाँ ये आसपास के लेजर डेविल पर फियर, कंट्रोल और कन्फ्यूजन इम्पोज करता है। लूकास डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। ये तो प्योर पूरे इविल की लाइट है। क्या आप एक पिट फ्रेंड हैं? मास्टर, मुझे बचाओ। लूकस के चिल्लाते ही उसकी बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट फोर्स निकलता है और एक पॉइंटेड हैट पहने हुए नाइट हैक का पैंथम अपीयर होता है। नाइट हैक की आवाज़ उल्लू से भी ज़्यादा हार्श होती है। पावरफुल डेविल, क्या मेरे स्लेव ने आपको ऑफेंड किया है? नाइटमेयर हैग यहाँ पर एकदम पुअर हेल्थ और एफबीएस में सोल मर्चेंट का काम करते हैं। वो लेलिन की रियल स्ट्रेंथ को देख नहीं पाती, लेकिन उसके डेविल्स ऑरा और डेविल मार्क्स की वजह से उसे जिसका कोई हाई रैंकिंग पावरफुल डेविल समझ लेती है। नाइट हैग बोलती है, अगर इसने आपको गुस्सा दिलाया है तो मैं इसे आपको एक रेगुलर सोल के बदले बेच सकती हूँ। लेलिन मना कर देता है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस यूजलेस सोल के लिए एक पूरी सोल ट्रेड करूँ। तुम्हें ज़रूर कोई अंडरहैंडेड ट्रिक से इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। नाइट हैग बेशर्मी से हंसने लगता है। लेलिन बोलता है, मुझे इस सोल में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए। मैं डिस्का ट्रैवलर हूँ। मुझे एवर्नेस के फ्रेशेस्ट मैप और ब्लड वार की डिटेल और लोकेशन इन्फो चाहिए। नाइट हैग बोलता है, मुझे जेनरस कस्टमर पसंद है। बेल्ज़ेबब के डिसअपेयर होने के बाद डिस से बहुत से डेविल्स यहाँ से आ रहे हैं। नाइट हैक एक ग्रीन ग्लोइंग पर्ची देख निकालता है और बदले में 3 रेगुलर सोल मांगता है। लेलिन अपने पास रखी हुई 3 स्लमरिंग सोल को बाहर निकालता है। नाइट हैग उन्हें देखकर लालच जाता है, एकदम ललचा जाता है। ये तो बहुत पावरफुल सोल्स हैं, पर इन पर गॉड्स का ब्रांड है। इस डिफेट के लिए मुझे कम से कम 5 सोल चाहिए। लेलिन अपना डेविल ऑरा और इंटेंस कर देता है और नाइट हैक को पीछे धकेल देता है। लेलिन कोल्डली बोलता है, मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। ये प्योर पॉस वर्शिपर की सोल हैं और जिन गॉड्स की ये पूजा करते थे वो अब मर चुके हैं। इसका कोई बैकलैश नहीं होगा। उनका वैल्यू नॉर्मल सोल से 3 गुना ज़्यादा है। तुम्हारा ग्रिड तो लॉर्ड मैमन से भी ज़्यादा बड़ा है। नाइट हैक एकदम पकड़े जाने पर एकदम ना क्या बोले एम्बेरस्ड होता है, मतलब नहीं होता है, क्योंकि हैगलिंग करना डेविल्स की नेचर है। वो फाइनली लेलिन की 3 सोल पर एग्री कर लेता है। नाइट हैग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बोलता है,
लेकिन लेलिन साफ मना कर देता है। लेलिन को पता था कि डेविल कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड ट्रैप लगाने में मास्टर होते हैं वो लोग, और वो किसी नाइट हैक के साथ वर्ड प्ले में नहीं फंसना चाहता था। दोनों डायरेक्ट स्वाइप करते हैं। नाइट हैक एकदम यहाँ पर बोलता है, फिर मिलेंगे जेनरस गेस्ट। नाइट हैक और लुकस बैनिश हो जाते हैं। लेकिन स्पाशियल टेलीपोर्टेशन का हैवी कोस्ट लुकास की कमजोर सोल बर्दाश्त नहीं कर पाता। टेलीपोर्टेशन की वॉइड प्रेशर से लुकास की बॉडी कम्प्लीटली क्रश होकर डस्ट में बदल जाती है। लेलिन एवर्नेस के फ्रेस्ट मैप और ब्लड वार की इंफॉर्मेशन लेकर मुस्कुराते हुए एवर्नेस के कोर ब्रॉन्ज सिटाडेल की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेलिन ने बिना किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के नाइट हैक को उसके ही गेम में आउट स्मार्ट कर दिया और एवर्नेस के सारे सीक्रेट हासिल कर लिए। अब ब्रॉन्ज सिटाडेल में लेनिन का अगला कदम क्या होगा? तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।